ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी आपने बात कही झूठा प्रचार की, प्रोपेगेंडा की, 2004 की तुलना की आपने, 2009 की तुलना की, लेकिन 2004 के से लेके ये 2014 है, 10 वर्षों में आपने भी उसी तर्ज पे भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। और भारत निर्माण कार्यक्रम जो है उसमें बिजली, पानी, सड़क की बात थी, लेकिन लगता है कहीं न कहीं वो वहाँ तक नहीं पहुँची। उसके अलावा उन सब पे मुद्दा हुआ हावी भ्रष्टाचार। उसको लेकर के आप किस तरह उसको देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, आपने दो बातों का जिक्र किया है, मैं दोनों को अलग अलग डील कर लेता हूँ। पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, इन सब का पिछले 60 वर्षों में किसी सरकार के युग में इतना बिजली का उत्पादन नहीं हुआ जितना विगत पिछले 7-8 वर्षों में हुआ। जितना पूरा बिजली का उत्पादन पहले हुआ 45-50 वर्षों में, उतना उत्पादन केवल इन 5-7-8 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान में बढ़ा। ये आंकड़े उपलब्ध हैं। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर सरकार की तरफ से होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट का 4 गुना हमने इस 7-8 साल वर्ष के बीच में हमने किया। इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े खोले गए पूरे देश में, यूनिवर्सिटीज बड़े पैमाने पर खोली गई। इतनी यूनिवर्सिटीज पूरे पिछले 40-50 वर्षों में नहीं खोली गई जितनी यूनिवर्सिटीज इस बीच में खोली गई। सड़कों का पूरा जाल, नेशनल नेटवर्क, वो पूरे देश के अंदर बिछाने का काम किया गया है। और अब रेलवे के दोनों कॉरिडोर्स, दिल्ली बॉम्बे और दिल्ली कलकत्ता, बॉम्बे बेंगलोर, ये जो फ्रेट कॉरिडोर हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जापान की मदद से जो नहीं हुआ। जापान उसमें हमारा सहयोगी जी। पूरे देश के अंदर आप कहीं चले जाएं, आधुनिकतम एयरपोर्ट सारे जगह बनाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर रेलवे की सुविधाओं को सुधारा गया है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। कितनी इरिगेशन इस बीच में पिछले 8 वर्षों के बीच में तैयार हुई है, इतनी इरिगेशन पिछले 35 वर्षों में नहीं तैयार हुई जितनी पिछले 8 वर्षों के अंदर इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ाया गया। लेकिन कमी कहाँ आ गई? देखिए, कमी यहाँ आ गई। मैं जो कह रहा था आपसे थोड़ी देर पहले, हमने काम बहुत किया। हम उस काम का जिस तरह प्रचार किया जाना चाहिए एग्रेसिवली, हम शायद वहाँ कुछ कमज़ोर पड़ गए। हम लोगों तक पहुँच करके ये बताने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए कि हमने कितना कितना किया है। लोग कुछ नहीं करते और बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, और हम बहुत कुछ करने के बाद भी लोगों तक पहुंचकर ये नहीं बता पाते कि हमने कितना कुछ किया। जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप से हमारी कमजोरी है, हमें इसमें कहीं सुधार करना होगा, एक बात है। दूसरा, आपने भ्रष्टाचार के बारे में बात की। भ्रष्टाचार, राकेश जी, कोई नई चीज है? यानी भ्रष्टाचार विगत वर्षों में और दशकों में निरंतर बढ़ता चला गया। इसके कारण क्या है? आप एक प्रबुद्ध राजनेता हैं। मैं सक्रिय, मैं व्यवस्थित रूप से पूरी बात कर रहा हूं। इन दरमियान में सरकार केवल कांग्रेस की नहीं रही, कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी सरकारें भी केंद्र में रही हैं, राज्यों में रही हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी क्या सबकी नहीं है? सिर्फ कांग्रेस की है? जो सरकार में, एक मिनट, अब मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। भ्रष्टाचार के लिए ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जैसे केवल कांग्रेस की ही जिम्मेदारी हो इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने की। बेशक हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, लेकिन क्या औरों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या एनडीए की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या देवेगौड़ा जी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या अन्य जो प्रधानमंत्री हुए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? वो तो उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं हम तो 6 साल रहे ना, 60 साल तो आप रहे। 6 साल या 60 साल, मैं पूछ रहा हूं, क्या 6 साल लोकपाल कानून बनाने के लिए काफी नहीं था? तो ये तो 40 ईयर से पेंडिंग था। क्या सूचना का अधिकार देने के लिए 6 साल काफी नहीं था? लेकिन बोल रहे हैं 40 ईयर से लोकपाल पेंडिंग था, अभी जाके हंगामा। अरे भाई, 40 ईयर्स में हमारे जमाने में पेंडिंग था, आप 6 साल में बना देते। जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, येदियुरप्पा क्या कर रहे थे। वो बोले संगठन, अटल बिहारी जी ने तो फिर मोदी जी के लिए जो कुछ कहा था राजधर्म के मामले में, फिर उसको भी मान ले। अभी आपने राजधर्म वाली बात कही मोदी जी की,
अभी 2 दिन से मुद्दा आ रहा है उमा भारती के इशू को लेकर के कि वो कह रहे हैं गरे मुर्दे उठा रही है कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास कहने के लिए जो कुछ है वो तो हमने अलग कहा। हमने तो केवल ये बताया है कि आपके ही लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। उमा भारती का वो जो टेप आया है वो खुद बताता है पूरी कहानी। वो कह रहे हैं उमा भारती की छोड़ दीजिए, सुषमा स्वराज क्या खुश है मोदी जी से? आडवाणी जी क्या खुश है मोदी जी से? क्या मुरली मनोहर जोशी जिन्हें धक्का देकर के कानपुर पटक दिया, क्या वो खुश है? क्या लालजी टंडन खुश है? क्या लालमुनि चौबे खुश है? क्या जसवंत सिंह खुश है? ये हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं, ये उन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। आज आपको कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का किसी पोस्टर में पिक्चर दिखाई देता है? नहीं, कहीं आपको लगता नहीं है कि ब्राह्मण विरोध की भी एक बात है? जैसा कि ब्राह्मण विरोध की बात नहीं करता, मोदी जी की तरफ से। देखिए, मैं जातीय आधार पर विभाजन के बिल्कुल खिलाफ, धर्म के आधार पर विभाजन के खिलाफ हूं। इसलिए मैं जातीयता की कोई बात नहीं करूंगा, न मैं ब्राह्मण की बात करूंगा, न ठाकुर की, न दलित की। ये बात सब, लेकिन चुनाव तो उसी मुद्दे पे लड़े जा रहे हैं। मैं सिर्फ वो, ठीक है, जो लोग लड़ रहे हैं वो पाप कर रहे हैं, राजनीतिक पाप कर रहे हैं। इस देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाला हर आदमी पाप कर। लेकिन आज की स्थिति में चतुर्वेदी जी, आपको लगता है कि जो मोदी लहर की बात कही जा रही है, मोदी की हवा की बात कही जा रही है, मोदी रथ पे सभी लोग सवार हैं, ये कौन कह रहा है? भाजपा ना? भाजपा ना? तो भाजपा से आप और क्या उम्मीद करते? यही ना कहना चाहिए। वो कह रहे हैं पब्लिक कह रही है जहां जा रहे हैं। लगातार 2 चुनाव हारने वाली पार्टी आज डेस्परेट है। तो आपको लगता है कांग्रेस फिर सरकार में आएगी? मुझे एक बात पता है कि चुनाव के परिणाम उसी तरह आश्चर्यजनक होने वाले हैं जिस तरह 2004 में और 2009 में। मतलब त्रिशंकु सरकार आएगी? सरकार तो इस देश के अंदर केंद्र में आने वाले 20 वर्षों तक, मेरा अपना अनुभव है, शायद गलत भी हो, पर मेरे अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं अगले 20 वर्ष तक मुझे गठबंधन सरकार के अलावा किसी एक पार्टी की सरकार बनते हुए तो दिखती ही नहीं। मतलब तो ना आपके हिसाब से ना मोदी की लहर है, ना इनका कोई 300 सीटें आ रही हैं, ये गलत दावे कर रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, केरल में भाजपा शून्य, कर्नाटक में सुपड़ा साफ, तमिलनाडु में वजूद नहीं है, आंध्रा में टीडीपी से जैसे तैसे समझौता किया, वो भी आज टूटने के कगार पर पहुंच गया 5 दिन के बाद। उड़ीसा में बीजू जनता दल से अलग होने के बाद इनका कहीं वजूद नहीं। इक्का दुक्का सीट भी शायद मिल जाए उड़ीसा में, तो बहुत बड़ी बात है। साउथ में खाता खोलेंगे इस बार 1.5%। अरे ये तो वो चुनाव के समय और क्या कहना चाहिए उन्हें, पर सच ये है कि आज तक कोई सरपंच बना पाए इन प्रदेशों में वो अपना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी का जो प्रभाव है यूथ पे है, राहुल वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। जो वो कह रहे हैं मैं वो मानने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, नहीं, मैं उनके कथन का जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। 310 लोकसभा क्षेत्र इन 12 राज्यों में शेष बचते हैं, यानी व्यावहारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी 310 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही, और उस पर दावा क्या कर रही है? 272 से प्लस सीटें हमको मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? गणित ये कहती है कि अगर 272 सीटें भाजपा को मिलती हैं तो हिंदुस्तान में कांग्रेस सहित समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, कम्युनिस्ट वगैरह 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 जितनी अन्य पार्टियां हैं वो सिर्फ 38 सीटों में सिमट जाएं पूरे उत्तर भारत में, तब जाके 272 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं। क्या 38 सीटों में सिमट जाएंगी इस हिंदुस्तान की शेष सारी पार्टियां? लेकिन साथ साथ इसके साथ एक और मुद्दा है चतुर्वेदी, ये इस बात को, ये आपका तर्क, मैंने, ये तर्क नहीं मेरा, ये तो मेरे फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ऑन ग्राउंड। लेकिन उनका कहना है कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जो 6 राज्य हैं, झारखंड मिला करके 264 सीटें आती हैं। 264 सीटों में हमारा पिछली बार कांग्रेस 112 सीटें आई थी। इन 6 राज्यों में कांग्रेस कहीं नहीं है कुल मिलाकर। उनका कहना है ना, ये आकलन है, एक सर्वे भी है, आकलन भी उनका नहीं कहना है। एक सर्वे में जिस तरह से उनको आगे बताया जा रहा है, जो पहले कह रहा था मैं उसी बात को आ रहा हूं, मैंने उसी की पुष्टि की। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रचार तंत्र है ये बहुत बढ़ा चढ़ा के, एग्जैजरेट करके, तो एनडीटीवी भी वही कर रहे हैं। एनडीटीवी जैसा जो है, मतलब इस तरह के जो चैनल्स हैं, मैं किसी बड़े चैनल से बड़े चैनल का नाम नहीं लेना चाहता,
लेकिन अभी आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पेड न्यूज़ के करीब 197 केसेस इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर किए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो मुद्दा पेड तो, न्यूज़, वो मुद्दा तो है, वो पेड न्यूज़ कहाँ से हो रही? वो मुद्दा बहरहाल तो देखिए इस असलियत, वो मुद्दा हम ही लोगों ने उठाया था और हमारा चैनल उनके खिलाफ है, कभी हम लोगों ने इस तरह से किया नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारा जो प्रचार तंत्र है वो पैसे पर काम करता है और कर रहा है, ये सबको सच्चाई मालूम है। लेकिन सर्वे को भी आप उसी तरह से बोलेंगे? मैंने क्या पिछले बार के सर्वे का मैंने उदाहरण नहीं दिया, 2004 का, 2009 का, तो फिर वो कैसे गलत तो साबित हो गए? अगर वो सब सच्चे थे, ईमानदार थे, दूध के धुले थे, हरिश्चंद्र थे, साइंटिफिक थे, तो फिर क्यों औंधे पलटे वो सारे सर्वे? 330 प्लस एनडीए को दी जा रही थी 2004 2009 के बाद। ये पिछले चुनाव का देखें, 10 चुनाव, देखिए थोड़ा बहुत 5-10% का फर्क समझ में आता है। जिसको 330 सीटें आप दे रहे थे 2009 में, वो 116 सीट पे सिमट गया। कितना एग्जेजरेशन था। लेकिन पिछले 10 और आज भी जो कुछ आज प्रचारित किया जा रहा है, ये पाखंड और ये नाटक, ये चंद दिनों के बाद, 16 मई के बाद, ये पाखंड भी उल्टे औंधे मुंह गिरने वाला। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। जरूरत है एक ब्रेक की, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।